आज बच्चे और कम हो गए। कहाँ गए? घर गए? ऑनलाइन बैठे होंगे यार। गुड इवनिंग सभी को। तो अपने विंग्स तक बात कर ली थी। विंग्स तक पढ़ के आए हो? पहले ऐसे बताओ, पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे। पढ़ के आए हो क्या या नहीं पढ़ के आए? पढ़ा तो है, तो पढ़ा है, उस हिसाब से अपने पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। वो ज्यादा नहीं, अपने 10-12 क्वेश्चन एक बार देखते हैं कि कितना पढ़ा है ना। तो जिससे पूछे वही बताएंगे, बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे भी आंसर दे देंगे। ऑनलाइन कोई है भी कि नहीं है? हाँ, ऐसे नकल नहीं मारनी। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे आ रहे हैं अभी, तो ऑनलाइन वाले बच्चों को पूछेंगे। हाँ, तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी आंसर देना साथ के साथ, है ना, जिससे पूछे वही देना, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पहला तो ऐसा है कि क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो, सीधा सही है ना, कि पढ़ना खुद को ही, आंसर ही खुद को देना है ना। उसमें क्या होता है, सर पढ़ लेते हैं ना, फिर आंसर लगभग आ ही जाता है ना। हाँ, तो कौन बताएगा फर्स्ट क्वेश्चन? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ, पढ़ना तो है ही नहीं ना। पढ़ना तो जब पूछेंगे तब, हाँ तो पूछेंगे तभी होगा ना, पूछे बिना कैसे होगा। पूछेंगे कि हाँ ये आंसर आप दो, तब देना है ना। चलो लेडीज फर्स्ट करते हैं पहले। चलो आप ही बताओ, ये बताओ, इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, पार्थेनोजेन। इसने क्या बोला? इसने बोला कि इंपॉर्टेंट रीजन किसके लिए, सक्सेस ऑफ इंसेक्ट, मतलब अपने पढ़ा था कि नेचर के अंदर सबसे ज्यादा कौन से ऑर्गेनिजम्स है, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स है, पढ़ा था ना, क्लास इंसेक्टा सबसे लार्जेस्ट है। तो उसका क्या क्या कारण है, यानी ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि ये एक प्रकार से जो इंसेक्ट्स है इतने डोमिनेंट क्यों है, नेचर के अंदर डोमिनेट क्यों है। तो इंसेक्ट के डोमिनेंट होने के कई कारण हो सकते हैं, इसमें एक मेजर कारण क्या होगा जो कि बाकी आर्थ्रोपोड्स में नहीं है। भाई देखो, पार्थेनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन तो ये और भी ऑर्गेनिज्म में होता है। पार्थेनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन तो जानते हैं क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? रिप्रोडक्शन अपने विदाउट फर्टिलाइजेशन। रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेटिक, है ना, पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन होता है, ये तो और भी ऑर्गेनिजम्स में होता है, इंसेक्ट में भी होता है, कुछ इंसेक्ट्स में, जैसे एफिड में होता है। एफिड में क्या होता है, एफिड में मेल की जरूरत ही नहीं पड़ती, फीमेल डायरेक्ट ही ओव्यूम से क्या करती है, निम्ब प्रोड्यूस करती रहती है, तो उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये तो और भी इंसेक्ट, और भी ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है इंसेक्ट को छोड़ के, तो ये तो कोई यूनिक कैरेक्टर नहीं हुआ। उसके अलावा मसल स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके मसल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। जैसे चींटी है, चींटी को अपने देखते हैं, चींटी क्या होती है, जहां से भी जा रही है तो वो क्या करती है, अपने 20 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, उठाती है। तो इनका क्या होता है, खुद का वेट कम है लेकिन मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ है कि अपने वेट से भी ज्यादा क्या कर सकते हैं, अपने वेट उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो और भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो सकता है, ठीक है, अपने ह्यूमन बींग्स के अंदर भी तो होता ही है, ठीक है, और भी ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है। एबिलिटी टू डाइजेस्ट अनयूजुअल फूड, यानी अनयूजुअल तो अपने भी पचा लेते हैं, पचाते ही। अब अनयूजुअल फूड का मतलब, अपने बॉडी बनी है वो कोई ऐसे उल्टे सीधे खाने के लिए नहीं बनी है, लेकिन फिर भी अपने खाते रहते हैं, खाते रहते हैं अपने भी। अपनी बॉडी किसके लिए बनी है? नॉर्मल रोटी खा लो, सब्जी खा लो, है ना, इसके लिए बनी है, लेकिन अपने तो उसके अंदर हर कुछ ही ठूसते रहते हैं, सब चल रहा है। अनयूजुअल फूड अपने भी डाइजेस्ट कर पाते हैं, है ना, ये भी कोई यूनिक कैरेक्टर नहीं हुआ। आर्थ्रोपोडा के क्लास में अगर देखें तो ये ओनली एक इंसेक्ट ऐसे है जिनके अंदर क्या होते हैं, विंग्स प्रेजेंट होते हैं, और यही इनको क्या बनाता है, यूनिक बनाता है। कि सर विंग्स होने से क्या बेनिफिट हो जाता है इंसेक्ट को, क्या बेनिफिट हो जाता है? चलो विंग्स के बेनिफिट बताओ, इंसेक्ट के अंदर विंग्स के क्या क्या बेनिफिट होंगे? क्या क्या होंगे विंग्स के अंदर? मॉडिफिकेशन से क्या क्या होंगे, क्या क्या अपने विंग्स में प्रेजेंट है तो उनके क्या क्या बेनिफिट होंगे? भी सबसे पहला बेनिफिट तो ये क्या कर सकते हैं, ये माइग्रेट कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, यानी ये आसानी से पूरे अपने एक जगह से दूसरी जगह पर फैल सकते हैं,
है ना, माइग्रेट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर सुटेबल टेम्परेचर नहीं मिला, दूसरी जगह उड़ के चले गए। बाकी जिनमें विंग्स नहीं है वो तो नहीं जा सकते, अगर उनके लिए यहाँ सुटेबल टेम्परेचर नहीं है या सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं, मर जाएंगे वो तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं होता, ये क्या होते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, विंग्स के कारण माइग्रेट कर सकते हैं। और विंग्स के कारण क्या हो सकता है, हाँ, ब्रीडिंग रेंज बढ़ा सकते हैं, फीडिंग रेंज बढ़ा सकते हैं, खाना खत्म हो गया, खाना दूसरी जगह जाके खा सकते हैं, है ना। प्रीडेटर होते हैं, प्रीडेटर से बच सकते हैं, कोई प्रीडेटर फीड कर रहा है उड़ के दूसरी साइड चल जाएंगे, है ना, वो भी इसके अंदर बेनिफिट होता है। तो कुल मिला के इस प्रकार से अपने बोल सकते हैं कि इनका चांस ऑफ सर्वाइवल क्या होता है, ज्यादा होता है। किसके कारण, विंग्स के कारण। वो यही कारण है कि अपने इंसेक्ट होते हैं वो नेचर के अंदर इतने ज्यादा डोमिनेंट है। और भी बहुत सारे कारण है उसमें, अगर ऑल ऑफ दीज का कहीं ऑप्शन है फिर तो ये सब है। लेकिन इसने क्या बोला है, इसने मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन बोला है ना, तो मोस्ट इंपोर्टेंट तो फ्लाइट ही आएगा कि इंसेक्ट क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे कारण है इंसेक्ट के नेचर में डोमिनेट होने के। भाई एक तो रिप्रोडक्शन रेट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, इनकी रिप्रोडक्शन रेट क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है। एक एफिड होता है, एक एफिड की फेकेंडिटी अगर देखें तो एक जो अपने फीमेल होती है, एक फीमेल एफिड की कोई भी ऑर्गेनिजम्स की, कोई भी इंसेक्ट, टर्माइट की ले लो आप, टर्माइट एग लेइंग करती है, तो एग लेइंग, उसको एग लेइंग मशीन बोलते हैं टर्माइट को। वो क्या करती है, एक दिन में 70 से 80 हजार अंडे दे देती है। रिप्रोडक्शन रेट बहुत फास्ट है इनकी। दूसरा, इनकी लाइफ स्पेन बहुत छोटी होती है। लाइफ स्पेन मतलब इनकी लाइफ साइकिल होती है बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, यानी एक साल में अपने देखते हैं एफिड की 40-50 जनरेशन आ जाती है ना। अपनी क्या है, अपनी लाइफ स्पेन पूरी लंबी, बहुत लंबी है, 100 साल की है ना। इनकी इतनी नहीं होती, ये जल्दी से प्रोड्यूस होते हैं और जल्दी से रिप्रोडक्शन करते हैं, जल्दी से मर जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन वापस आ जाती है जल्दी से। लाइफ स्पेन छोटी होने के कारण भी क्या होता है, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, और इनके अंदर विंग्स प्रेजेंट होते हैं उसके कारण भी ज्यादा होती है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके का होता है कि एक कुछ अपने इसमें भोजन होता है, पच जाता है, वो भी इसके अंदर होता है। दूसरा, इसके अंदर वाटर जो अपने वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी वो इनके अंदर ज्यादा होती है। अगर इंसेक्ट्स को लंबे टाइम तक पानी नहीं भी मिले ना तो भी वो जिंदा रहेगा। क्यों, क्योंकि इंसेक्ट की बॉडी के अंदर क्या होता है, बॉडी वॉल के ऊपर वैक्स लेयर होती है, वो वैक्स क्या करती है, पानी को उड़ने से रोकती है, डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करती है। इसी प्रकार आगे और भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे अपने। इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, जो रेक्टम वाला पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, वो क्या करता है, पानी को रीअब्जॉर्ब करता है, वो भी पानी बचाता है। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स है इंसेक्ट के अंदर जिनके कारण अपने मान सकते हैं कि इंसेक्ट क्या है, डोमिनेट है नेचर के अंदर। लेकिन उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर मोस्ट इंपोर्टेंट देखे तो वो फिर है फ्लाइट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा, चलो सेकंड आप बताओ, फिर आप बताओ। ये सिंपल सा क्वेश्चन होगा ये तो। हाँ, क्या बोला हुआ यहां पर, अपने फ्रंट ऑफ द हेड लोकेटेड बिटवीन द फ्रॉन्स एंड लेब्रम। फ्रॉन्स और लेब्रम के बीच में कौन सी स्क्लेराइट होगी, कौन सी होगी, फ्रॉन्स और लेब्रम के बीच में पूछ रहा है। हाँ, फ्रॉन्स और लेब्रम, फ्रॉन्स बिल्कुल फ्रंट वाला। देखो अपने डायग्राम पढ़ा था इस प्रकार से, ये था, ऐसा डायग्राम पढ़ा था आपने जिसके अंदर एक कंपाउंड आइज थी, यहाँ एक वो था, ठीक है। अब यहाँ पर लेब्रम कहाँ होगा, लेब्रम ऊपर ऊपरी ओट होगा ना, और लेब्रम के साथ में क्या बोल रहा है, ये फ्रॉन्स बोल रहा है, फ्रॉन्स ये फ्रंट वाला है ना। तो इनके पास में ये वाला स्क्लेराइट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वर्टेक्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वर्टेक्स की बात हो रही है, यानी फ्रॉन्स और लेब्रम के बीच में पूछ रहा है ये। तो लेब्रम तो अपर लिप्स होता है और फ्रॉन्स क्या होता है, फ्रॉन्स एक प्रकार से लोअर लिप्स, ये अपने फ्रॉन्स होता है वो अपने फ्रंट की स्क्लेराइट होती है। तो इनके बीच का पूछ रहा है, तो ये वर्टेक्स वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बताओ, आप बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, कल ही पढ़ा था आपने। हाँ, जीना नहीं होगा भैया, जीना तो साइड में होता है ना, जीना तो कहां होगा, जीना तो अपने चिक्स को बोल रहे हैं, चिक्स तो साइड के अंदर है ना, फ्रंट में थोड़ी है। हाँ, क्या बोलेंगे, सी आएगा। हेमुलाई नहीं, हेमुलाई तो कपलिंग होती है। अगर यहां पर लिखा होता ना कपलिंग तो आप हेमुलाई ऑप्शन बोल सकते थे, लेकिन वो भी नहीं होती फ्लाइज के अंदर। तो क्या होगा, बी होगा ना, हाल्ट्रस होगा। हाल्ट्रस क्या होता है, हाल्ट्रस एक प्रकार से अपने बोला था कि रिड्यूस विंग होते हैं। कैसे विंग होते हैं, रिड्यूस विंग होते हैं, हाइंड विंग होते हैं, किसके, फ्लाइज के। फ्लाइज यानी जो किसके अंदर आती है, किसमें, डिप्टेरा ऑर्डर में। डिप्टेरा ऑर्डर की जो ट्रू फ्लाइज होती है उसमें वन पेयर विजिबल होते हैं, हाइंड पेयर होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हाल्ट्रस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में एलाइट्रा किसमें होता है, चलो बताओ, एलाइट्रा, एलाइट्रा किसके विंग्स को बोलेंगे, विटल्स एंड विविल्स, यानी ये किसके होगा, कोलियोप्टेरा का। किसका होगा, कोलियोप्टेरा, ठीक है। उसके बाद में हेमुलाई किसको बोलेंगे, हेमुलाई, हेमुलाई क्या है, पहले तो ये देखो, विंग नहीं है, विंग का टाइप नहीं है, क्या है ये, विंग कपलिंग है। ये क्या है, विंग कपलिंग,
विंग कपलिंग मतलब विंग्स को जोड़ने का माध्यम है ये, और किसके अंदर होती है? हाइमेनोप्टेरा में। किसमें? हाइमेनोप्टेरा, जिसके अंदर आती है हनी बी आती है, उनके अंदर एमुलाई टाइप की विंग कपलिंग प्रेजेंट होती है। फिर है टैगमिना, ग्रासहोपर और कॉकरोच, लोकस्ट वगैरह में जो फोरविंग होते हैं वो कैसे होते हैं? टैगमिना टाइप के होते हैं। तो ये सब अपने पढ़ा था। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे देखो हिंट भी दे रखे है ना, यूज्ड फॉर बैलेंस, बैलेंस के लिए काम आता है ऑर्गन। उठने में तो काम ही नहीं कर रहा तो कौन करता है? हाल्टर्स ही करता है, बैलेंस में काम आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट, अनदर नेम ऑफ इंसेक्ट वॉकिंग लेग्स, वॉकिंग लेग का नाम बताओ क्या होगा? हाँ, वॉकिंग लेग्स को क्या बोलेंगे? एमुलेटोरियल बोलेंगे, है ना? एमुलेटरी या एमुलेटोरियल बोलते हैं ना पूरा नाम। ऐसे इसको ये भी अपने ये लिखा था तो अपने इससे समझ जाना आपको ना, एमुलेटोरियल लेग्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है? यानी कौन सी लेग की बात कर रही है? वॉकिंग लेग्स की बात कर रहा है। वॉकिंग लेग्स को एमुलेटोरियल बोलते हैं। ये मोस्टली इंसेक्ट में प्रेजेंट होती है। कुछ पेयर मॉडिफाई हो जाते हैं, लेकिन एक या दो पेयर तो कैसे होंगे? वॉकिंग पेयर होते ही होते हैं, ठीक है? चलो फोसोरियल का बताओ फिर। हाँ, डिगिंग, डिगिंग, फोसोरियल यानी डिगिंग, फोरेजियल नहीं है। ये क्या है? फोसोरियल, फोसोरियल यानी डिगिंग लेग्स। किसके अंदर? मॉल क्रिकेट के अंदर। किसके अंदर? मॉल क्रिकेट के अंदर प्रेजेंट होती है, मॉल क्रिकेट में होती है। वेरी गुड। उसके बाद में कर्सोरियल, रनिंग लेग्स होगी। कर्सोरियल मतलब रनिंग, टाइम नहीं लगना चाहिए, तुरंत ऐसे एकदम से आंसर आना चाहिए। रनिंग, रनिंग लेग्स किसमें? कॉकरोच और आंट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। कॉकरोच और आंट्स में प्रेजेंट होती है। साल्टेटोरियल बताओ। जंपिंग, जंपिंग किसमें होगी? हाइंड लेग ऑफ जंपिंग, कौन सी? हाइंड लेग, हाइंड लेग ऑफ ग्रास होपर, हाइंड लेग ऑफ ग्रास होपर, ठीक है? ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई टिपिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट बताओ भैया इधर। समझ आ रहा है क्वेश्चन? देखो इंग्लिश नहीं आ रही, हिंदी अपन अभी तो कर लेंगे, लेकिन बाद में एग्जाम में नहीं होगी, तो वो उसके लिए तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। क्या पूछ रहा है ये? टू विच क्लास ऑफ आर्थ्रोपोड्स डू लोबस्टर एंड श्रिम्प्स बिलोंग, यानी आर्थ्रोपोडा की ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें लोबस्टर और श्रिम्प आते हैं? ये दो जीव है, लोबस्टर और श्रिम्प क्या है? दो ऑर्गेनिज्म है। ये किसमें आते हैं? बताया था मैंने आपको। किसमें आते हैं? क्रस्टेशिया के अंदर आते हैं। मैंने ये बोला था कि क्रस्टेशिया के अंदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लोबस्टर, प्रॉन्स, श्रिम्प, है ना? ये प्रॉन्स की ही स्पीसीज है। ये क्या है? ये प्रॉन्स की ही स्पीसीज है। कौन? लोबस्टर और श्रिम्प। श्रिम्प फ्रेश वाटर में रहते हैं, लोबस्टर मेरीन वाटर में रहते हैं। यानी ये सोल्टी वाटर में रहते हैं और ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। किसकी स्पीसीज है? प्रॉन्स की स्पीसीज है। और ये सब किसमें आते हैं? क्रस्टेशिया में। प्रॉन्स, क्रैब्स सब क्रस्टेशिया में आते हैं। क्रस्टेशिया जो क्लास होती है इसमें कितनी पेयर ऑफ लेग्स होती है? बताओ। क्रस्टेशिया क्लास में कितने पेयर ऑफ लेग्स होती है? टू पेयर। टू पेयर कोई गाय भैंस थोड़ी है, क्या होगा? क्रस्टेशिया में कितने पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती है? मैंने बोला था कि फाइलम आर्थ्रोपोडा उसकी जो क्लासेस है उसको 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उसमें से 5 क्लासेस इंपॉर्टेंट है, उसको नंबर ऑफ लेग्स के ऊपर ही क्लासिफाई किया गया है। सब क्लासेस के ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ लेग्स अलग अलग होती है। इंसेक्ट्स में 3 पेयर, एरेक्निडा में 4 पेयर, क्रस्टेशिया में 5 पेयर। तो इसमें कितनी होगी? 5 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती है, 5 पेयर। ये लिखेंगे, अपने लिखवाए नहीं, आपको लिखवाएंगे इसके बारे में। उसके बाद में एरेक्निडा, एरेक्निडा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं बताओ? माइट आती है, टिक्स आती है, स्पाइडर्स आती है, स्कॉर्पियंस आते हैं, आते हैं। इनमें कितनी होगी बताओ नंबर ऑफ लेग्स? हाँ, 4 पेयर, 4 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है? 4 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती है किसके अंदर? एरेक्निडा के अंदर। इसके बारे में ये भी मैंने आपको बताया था कि माइट क्या होती है? हार्मफुल होती है। स्पाइडर क्या होती है? बेनिफिशियल होती है। बताया था ना? माइट तो हार्मफुल कैसे होती है? माइट हार्मफुल कैसे होती है? कैसे होती है? माइट हार्मफुल होती है, ठीक है, आपने बताया। किस प्रकार से हार्मफुल होती है? क्या करती है माइट? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए। और स्पाइडर बेनिफिशियल होती है, क्यों होती है? प्रीडेटरी होती है। स्पाइडर्स तो क्या होती है? स्पाइडर्स तो प्रीडेटरी होती है भाई। फील्ड के अंदर जो स्पाइडर आप देख रहे हैं वो प्रीडेटरी है। वो क्या है? प्रीडेटरी। प्रीडेटरी मतलब ये क्या करती है? जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं उनको फीड करती है, अपने लिए बेनिफिशियल होगी। माइट क्या करेगी? माइट बताओ।
माइट अपने पढ़ा था, माइट क्या होती है, हार्मफुल होती है। किस फॉर्म में हार्मफुल होती है, स्किंग ब्लड, माइट ब्लड नहीं, अपने एग्रीकल्चर की बात करें भैया, टिक्स ब्लड बोल सकते हो आप, माइट की बात हो रही है यहाँ पे। माइट एग्रीकल्चर में हार्मफुल होती है, तो ये क्या करेगी, सेप सक करेगी। क्या करेगी, सेप स्किंग पेस्ट होता है। इंसेक्ट तो नहीं बोलेंगे इसको, इंसेक्ट बोलेंगे क्या, इंसेक्ट तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि इंसेक्ट का क्लास थोड़ी है ये, अरेक्निडा क्लास है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, सेप स्किंग पेस्ट बोल सकते हैं। सेप स्किंग पे पेस्ट होता है कौन, माइट, तो ये हार्मफुल होता है। उसके बाद में इंसेक्टा, इंसेक्टा में कौन आएंगे, इंसेक्ट आएंगे, सिंपल सी बात है। वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ लेग्स कितनी, 3 पेयर होती है, ठीक है। और उसके बाद में डिप्लोपोडा, डिप्लोपोडा में अपने पढ़ा था कि एब्डोमेन पे हर सेगमेंट पे क्या होती है, 2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होती है, इसलिए नाम पड़ गया डिप्लोपोडा। डबल लेयर होती है, ये डबल लेग्स होती है, इसलिए पड़ गया डिप्लोपोडा। तो ये डिफरेंट क्लासेस होती है, जिसके बारे में आपको एक्सरसाइज शीट में भी इसको क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट है द ऑर्डर हेमिप्टेरा कंटेंट्स, बताओ भैया लास्ट में, हेमिप्टेरा के अंदर इनमें से कौन से, क्या पूछा है, इंसेक्ट पूछा है, एग्जाम्पल पूछा है, हेमिप्टेरा ऑर्डर के एग्जाम्पल। फर्स्ट, हाँ फर्स्ट ही आएगा या कुछ और आएगा, सेकंड आएगा, क्यों भाई, देखो हेमिप्टेरा के अंदर क्या आते हैं, हेमिप्टेरा के अंदर क्या आते हैं, सैप्स्किंग इंसेक्ट आते हैं। सैप्स्किंग इंसेक्ट बोले तो एफिड, जेसिड, व्हाइट फ्लाई, बग, बग में मिली बग, वो सब आ गए इसके अंदर, लेक इंसेक्ट, ये सब इसके अंदर आते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, बेड बग, बग है ना, बेड बग, और इधर स्टिंग बग, ये दोनों ही किसमें आते हैं, ये दोनों ही हेमिप्टेरा ऑर्डर के एग्जांपल है। देखो लास्ट में यहाँ क्या है, चेविंग एंड स्टिंग लीक लिखा हुआ ना, तो ये तो अपने लाइस लिखा हुआ है, लाइस किसमें आती है, लाइस तो साइफिनिकुलाटा में आती है ना, साइफिनिकुलाटा या अपने मेकोप्टेरा उनमें आती है, इसमें थोड़ी आती है, तो ये गल नहीं होगा। फिर रोचेज यानी कॉकरोच की बात हो रही है, मेंटिस की बात हो रही है, ये किसमें आते हैं, डिक्टियोप्टेरा में आते हैं। किसमें आते हैं, डिक्टियोप्टेरा में आते हैं, डिक्टियोप्टेरा में आते हैं। और इसके अलावा क्रिकेट्स और ग्रासहोपर किसमें आते हैं, ऑर्थोप्टेरा के अंदर आते हैं। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑर्डर इज नॉट होलोमेटाबोलस, बताओ भाई, विच ऑर्डर इज नॉट होलोमेटाबोलस, कौन सा ऑर्डर होलोमेटाबोलस नहीं है। पहले तो इसका मतलब बताओ क्या होगा, यानी ऐसा ऑर्डर जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, नॉट होलोमेटाबोलस, ऐसा ऑर्डर जिसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। ये गलत है ना, इसको हटा देता हूं, चल होता है, हो गया ये, कौन सा होगा भाई, होलोमेटाबोलस का मतलब हो गया कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कि वो ऑर्डर जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, होगा किसमें भाई, होलोमेटाबोलस किसमें होते हैं, एंडोप्टेरिगोट होते हैं। और एंडोप्टेरिगोट कितने ऑर्डर होते हैं, एंडोप्टेरिगोट अपने पढ़ा था कितने होते हैं, 9 ऑर्डर्स होते हैं। उन 9 ऑर्डर्स में से एक ही ऑर्डर है यहाँ पर, कौन सा, हाइमेनोप्टेरा। तो सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, ठीक है। ये थोड़ा मिस टाइपिंग में नोट हटा के अपने क्या कर दिया, अपने सीधा होलोमेटाबोलस, तो इसके हिसाब से हाइमेनोप्टेरा आएगा, ठीक है। अगर नोट होता तो फिर यहाँ ऑप्शन में होना चाहिए था ए एंड सी बोथ, तो फिर ये सही होता इस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में फेजमीडा में एग्जांपल बताओ, देखे फेजमीडा के, लीफ इंसेक्ट और स्टिक इंसेक्ट आते हैं, लीफ इंसेक्ट और स्टिक इंसेक्ट इसके अंदर आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, विच ऑर्डर इज एक्सक्लूसिवली हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मतलब हर्ब्स को फीड करने वाला, हर्ब्स मतलब प्लांट को फीड करने वाला, फाइटोफेगस बोलते हैं हर्बीवोरस, यानी फाइटोफेगस, फाइटोफेगस, फाइटो मतलब प्लांट, फेगस मतलब फीड करने वाला, है ना, इनको हर्बीवोरस भी बोलते हैं। हर्बीवोरस यानी फाइटोफेगस, एक्सक्लूसिवली वे यानी केवल और केवल क्या करता है, प्लांट को ही फीड करता है और ऑर्गेनिजम्स को फीड नहीं करता। ऐसा ऑर्डर जिसके इंसेक्ट ओनली प्लांट्स को फीड करते हैं, कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स को फीड नहीं करते, बताओ देखिए, हाँ डिप्टेरा, डिप्टेरा में तो मॉस्किटो आता है, अपने ही तो काटता है। ओडोनाटा तो मैंने आपको बताया था, ड्रैगन फ्लाई एज ए प्रीडेटर काम करती है, वो तो नहीं होगा। तो ट्राइकोप्टेरा में क्या आता है, स्टोन फ्लाई आती है, स्टोन फ्लाई पानी में रहती है, वो भी प्रीडेटर होती है। बचा कौन सा, फेजमीडा, कौन सा बचा,
फेजमिडा। तो फेजमेटोडिया लिख दिया या फेजमिडा, ये क्या होता है, अपने एक्सक्लूसिवली हर्बीवोरस होता है, याद रखना है कि ये एक ही ऑर्डर है जो क्या करता है, ओनली और ओनली प्लांट को फीड करता है और किसी को भी फीड नहीं करता, याद रखना। इसके सामने लिख लेना, फेजमिडा के सामने एक्सक्लूसिवली हर्बीवोरस यानी ओनली प्लांट को फीड करता है। ओडोनेटा नहीं होगा भैया, भाई डिप्टेरा भी नहीं होगा। डिप्टेरा में देखो ना, डिप्टेरा में कौन आ रहा है, उदाहरण देखो, डिप्टेरा में आता है मॉस्किटो, पहला एग्जांपल ही गलत हो गया। मॉस्किटो कौन से प्लांट को फीड करता है भैया, मॉस्किटो तो अपने को बाइट करता है ना, या स्टिंग करता है। तो ये एक प्रकार से ये तो नहीं हो सकता, मॉस्किटो तो नहीं हो सकता, मतलब डिप्टेरा ऑर्डर तो यही कैंसिल हो गया सीधा ही। फिर ओडोनेटा के अंदर आपने बोला तो ओडोनेटा में ड्रैगन फ्लाई आती है, ड्रैगन फ्लाई तो आपने बोला था कि ड्रैगन फ्लाई तो क्या करती है, ड्रैगन फ्लाई तो अपने प्रीडेटर होती है, पानी में रहती है और पानी में जो मॉस्किटो के लार्वा होते हैं उनको फीड करती है ये तो, और हवा में भी उड़ती उड़ती क्या करती है, कीटों को पकड़ लेती है, खा लेती है। तो ये भी अपने केवल और केवल प्लांट से फूड नहीं लेती है ना। और ट्राइकोप्टेरा में स्टोन फ्लाई आती है, स्टोन फ्लाई भी पानी में रहती है, ये भी क्या होती है, प्रीडेटरी होती है, तो ये भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो बच्चा कौन सा फिर, फेजमेटोडिया यानी फेजमिडा, जिसके अंदर आते हैं स्टिक इंसेक्ट और लीफ इंसेक्ट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, बताओ भैया ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ। हाँ क्या पूछा है, काइटिन इज मोस्ट अबंडेंट इन विच पार्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन। पहले क्वेश्चन का मतलब बताओ क्या हुआ। अबंडेंट है, अबंडेंट का मतलब एब्सेंट नहीं है, अबंडेंट का मतलब होता है सबसे ज्यादा। हिंदी इंग्लिश की बहुत गड़बड़ चल रही है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी गलत आंसर दे रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे सब गलत आंसर दे रहे भैया। अबंडेंट का मतलब एब्सेंट नहीं है, अबंडेंट का मतलब सबसे ज्यादा, मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा कहां होता है, क्या, काइटिन। सबसे ज्यादा काइटिन कौन सी परत में पाया जाता है, ये पूछा है। सब बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। पारुल सोनी का सही आंसर है प्रोक्यूटिकल। कौन सी होगी, प्रोक्यूटिकल होगी। भाई दिमाग लगाओ थोड़ा सा, भाई एपिक्यूटिकल में तो पढ़ा था कि काइटिन एब्सेंट होता है, एपिक्यूटिकल में ये पढ़ा था कि एपिक्यूटिकल एक ऐसी लेयर होती है जिसमें काइटिन एब्सेंट होता है। दूसरा क्यूटिकुलिन लेयर, क्यूटिकुलिन किसका पार्ट है, एपिक्यूटिकल का ही पार्ट है। अपने एपिक्यूटिकल को ही 3 पार्ट में डिवाइड किया था, कौन कौन सा, सीमेंट लेयर, वैक्स लेयर और क्यूटिकुलिन लेयर। तो क्यूटिकुलिन किसका पार्ट है, एपिक्यूटिकल का, और एपिक्यूटिकल में काइटिन एब्सेंट होता है, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता। सेकंड में भी हो ही नहीं सकता। एपिडर्मिस तो सेलुलर लेयर है, ये तो सेल्स की मिलकर बनी हुई है, तो फोर्थ आंसर तो किसी हालत में ही नहीं हो सकता। ये तो सेल्स है, इसमें केमिकल थोड़ी है, ये तो खुद क्या कर रही है, ये तो खुद क्यूटिकल का फॉर्मेशन कर रही है, ये तो खुद काइटिन को सीक्रेट कर रही है ना। तो सबसे ज्यादा काइटिन होता है प्रोक्यूटिकल, और प्रोक्यूटिकल क्या है, प्रोक्यूटिकल क्या है, एक्सो प्लस एंडोक्यूटिकल मिलके क्या बन रही है, प्रोक्यूटिकल, और इसी के अंदर क्या होता है, काइटिन। ऐसे थोड़ा सा मैं ऑनलाइन वाले बच्चे ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन में मामला गड़बड़ है। ऑनलाइन में मेरे को लग रहा है या तो हो सकता है ज्यादा बच्चे हिंदी मीडियम के हो। अब ये अबंडेंट का मतलब यहाँ एब्सेंट नहीं है, क्या है अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के थोड़ी सी अपने वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग रखें भैया, है ना। चलो अब जरूरी नहीं है जैसी लैंग्वेज मैंने एग्जाम में ये कॉपी में लिखवाई है वैसे वैसे मीनिंग आपको एग्जाम में देखने को मिले, वहां थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी तो मामला गड़बड़ हो गया, है ना। तो यहां पर क्या है, विच स्ट्रक्चर वुड बी फाउंड ऑन एन इंसेक्ट्स प्रीटार्सिस, बताओ कहां पूछा है, प्रीटार्सिस में। सबसे पहला बताओ प्रीटार्सिस किसका पार्ट, किसका, लेग का, है ना। लेग के अंदर एक अपने टार्सस होता है, उस टार्सस का लास्ट वाला सेगमेंट होता है, उसको बोलते हैं प्रीटार्सस, और इसी को क्या बोलते हैं, इंसेक्ट फुट। इसी को क्या बोलते हैं, इंसेक्ट फुट बोलते हैं। और इसमें से आपको बताना है कि इसका पार्ट कौन सा होता है। तो इंसेक्ट फुट या प्रीटार्सस के अंदर अपने कुछ पार्ट पढ़े थे। एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर थी जिसमें इस प्रकार की थी, और यहाँ पर एक बीच में अपने हुक लाइक स्ट्रक्चर और थी, ठीक है। जिसके अंदर क्या पढ़ा था अपने, इसके अंदर क्ला पढ़े थे, क्ला यानी इस प्रकार के दो अपने दांत के क्ला पढ़े थे, और इसके अंदर एम्पोडियम पढ़ा था, ठीक है। हाउस फ्लाई के अंदर एरोलियम पढ़ा था, किसके अंदर, जनरली इंसेक्ट के अंदर, और पाइलाई पढ़ा था,
पल्विलाई, सॉरी पल्विलाई पढ़ा था। पल्विलाई तो पाइलाई तो बैक्टीरिया में होती है, पल्विलाई पढ़ा था। पल्विलाई होती है वो भी अपने प्रीटार्सस का पार्ट होती है। तो क्ला हो गया, एम्पोडियम हो गया, एरोलियम हो गया, पल्विलाई होगी। इसमें से क्या है? एम्पोडियम। एम्पोडियम किसमें होता है? हाउस फ्लाई के अंदर। किसमें होता है? हाउस फ्लाई में। बाकी में एम्पोडियम की जगह क्या होता है? एरोलियम होता है, याद रखना है। बाकी में तो एम्पोडियम जगह एरोलियम होता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है पहले ऑलरेडी। लगभग हो गए, मेरे को लग रहा है कंप्लीट। एक क्वेश्चन और होगा। हाँ बताओ, विच ऑफ दीज कैरेक्टर डू इंसेक्ट एंड क्रस्टेशियंस हैव इन कॉमन? यानी ऐसा कैरेक्टर बताना है जो क्रस्टेशिया क्लास और इंसेक्टा क्लास दोनों में कॉमन हो। भाई पहला क्या बोल रहा है? मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स, दूसरा बोल रहा है जॉइंटेड लेग्स, तीसरा बोल रहा है अपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और चौथा बोल रहा है ऑल ऑफ दीज। कौन सा होगा बताओ? कौन सा होगा? भाई सिंपल सा, आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा कि सभी आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स में कुछ कॉमन कैरेक्टर मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला तो बताया आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स में जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, सब में होते हैं वो। दूसरा बताया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दो ऑप्शन मिल गए, तीसरा अपने आप ही मिल जाएगा क्योंकि ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है आपके पास। तो ये रहा मैंडिबुलेट। यानी भाई इंसेक्ट भी किस में आ रहे हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर। क्रस्टेशियंस भी किसमें आ रहे हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर। और आर्थ्रोपोडा के कॉमन कैरेक्टर क्या क्या पढ़े थे? जॉइंटेड अपेंडेजेस, काइटिन का एक्सोस्केलेटन, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और साथ में जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये सब अपने पढ़े थे। तो ये अपने कॉमन कैरेक्टर आपको पूछा था, ये कॉमन कैरेक्टर आपको बताने। तो इस प्रकार से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं जो आपको बताने होते हैं। इसमें ही कई बार उलझ जाते हैं, पता नहीं चलता, लैंग्वेज के कारण उलझते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि मैटर याद तो होता है लेकिन क्वेश्चन में पता नहीं चलता पूछ क्या रहा है। बस इतने तो थे। हाँ भी पूरा रिवीजन हो गया ना? हाँ तो रिवीजन करना जरूरी है। पूरे वीक का पता चल जाए कि अपने पढ़ा है उसमें कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, और आ रहा है तो एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्या लैंग्वेज आती है, कम से कम लैंग्वेज तो पता चले। तो एग्जाम में इसी लैंग्वेज, ऐसी ही लैंग्वेज आती है। ये वो क्वेश्चन थे जो कोई न कोई एग्जाम में पूछे गए एग्रीकल्चर में, जरूरी नहीं है प्री पीजी में, कोई न कोई एग्रीकल्चर एग्जाम्स में एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए, ये वही क्वेश्चन थे। तो आपको पता रहना चाहिए कि एग्जाम में किस टाइप की लैंग्वेज आती है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और अपने पढ़ रहे हैं उस टाइम किस चीज का ध्यान रखना होता है पढ़ते टाइम। तो दिमाग में चलना चाहिए ये टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं तो इससे किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसीलिए जब एक्सरसाइज शीट भी सोल्व करो ना तो उसके अंदर जो 4 ऑप्शन होते हैं उन चारों के आंसर आपको पता होना चाहिए कि यहां से भी अगर क्वेश्चन बनता है तो इसका आंसर कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन आंसर जरूरी है, बीच बीच में कभी कभी सैटरडे संडे जब भी टाइम मिले क्वेश्चन आंसर करने। चलो अब बात करते हैं एब्डोमेन के बारे में। विंग्स तक बात कर ली थी, विंग्स तक का मतलब थोरेक्स तक बात कर ली थी। पहले हेड के बारे में बात की, हेड में माउथ पार्ट्स, एंटीना और कंपाउंड आइज, सिंपल आइज और हाँ इसके बारे में बात की थी। उसके बाद में अपने बात की थोरेक्स के बारे में। थोरेक्स के अंदर लेग्स पढ़े, विंग्स पढ़े। अब अपने आगे एब्डोमेन पे। अब एब्डोमेन के अंदर कौन कौन से अपेंडेजेस होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होती है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, स्क्लेराइड्स पढ़ी थी। स्क्लेराइड्स मैंने तीनों के ऊपर ही बताई थी आपको। हेड की 4 स्क्लेराइड बताई थी, थोरेक्स की 3 स्क्लेराइड बताई थी और एब्डोमेन की 2 स्क्लेराइड बताई थी। कौन कौन सी? कौन कौन सी? ट्रगम और स्टर्नम। ट्रगम और स्टर्नम, ट्रगम ऊपर की साइड, स्टर्नम नीचे की साइड। 2 स्क्लेराइड बताई थी मैंने आपको किसकी? एब्डोमेन की। 3 स्क्लेराइड बताई थी किसकी? थोरेक्स की। कौन कौन सी? हाँ एनपीएस से याद रखना है, नोटम, प्लूरन और स्टर्नम। ठीक है, एनपीएस से याद रखना है। 3 स्क्लेराइड वहां बताई थी। 4 स्क्लेराइड हेड की बताई थी, वर्टेक्स, जीना, क्लाइपियस और फ्रॉन्स। 4 स्क्लेराइड उसकी बताई थी। तो यहां जो स्क्लेराइड्स होती है वो कौन सी होती है? कौन सी होती है? स्टर्नम और ट्रगम और स्टर्नम। ट्रगम ऊपर की साइड, स्टर्नम नीचे की साइड। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें एब्डोमिनल सेगमेंट वैसे तो अपने बात की थी 10 से 11 ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जैसे हाउसफ्लाई में सही दिखाई देते, बाकी दिखाई नहीं देते, होते ही नहीं, माइक्रोस्कोपिक होते, बहुत ज्यादा छोटे होते। तो अपने क्या बोल सकते हैं कि डिटेल में अगर देखें तो 6 से 11 सेगमेंट होते हैं। किसी इंसेक्ट में 6 भी हो सकते हैं, किसी में 11 भी हो सकते हैं। द डोर्सल एब्डोमिनल सेगमेंट दैट इज नोन एज ट्रगा। क्या लिखा? डोर्सल एब्डोमिनल सेगमेंट वो होता है ट्रगा, ट्रगा यानी ट्रगम। और वेंट्रल एब्डोमिनल सेगमेंट को क्या बोलते हैं? स्टर्नम। या ये स्क्लेराइड भी पूछ ले तो भी डोर्सल स्क्लेराइड को क्या बोलेंगे? ट्रगम, और वेंट्रल स्क्लेराइड को स्टर्नम। ये अभी अपने बात की थी। ट्रगम स्टर्नम किसका पार्ट है? एब्डोमेन का पार्ट है। उसके बाद में 8 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स यूजुअली फाउंड इन फर्स्ट 8 एब्डोमिनल सेगमेंट। ये तो अपने पहले पढ़ा था। ये क्या है बताओ? स्पाइरकल्स क्या है? 8 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स। स्पाइरकल्स क्या होते हैं? हाँ, जहां से ट्रेकिया ओपन होते हैं, जहां से ट्रेकिया बाहर आउटर एनवायरनमेंट में ओपन होते हैं उसको स्क्लेराइड्स बोलते हैं। और स्क्लेराइड्स टोटल नंबर ऑफ स्पाइरकल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 8 पेयर होते हैं। और 8 पेयर में अगर बात करें
वैसे होते हैं 10 पेयर, 10 पेयर्स में 2 पेयर तो होते हैं थोरेक्स में, और 8 पेयर कहां पर होते हैं? एब्डोमेन के अंदर। एब्डोमेन के भी कौन सी जगह पर? लेटरल साइड में होते हैं। कौन सी साइड पर होते हैं? लेटरल साइड के अंदर होते हैं। फिर है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन मेल ऑन 9th सेगमेंट, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो मेल के अंदर तो कहां? 9th सेगमेंट में, और फीमेल के अंदर 8th सेगमेंट के अंदर ओपन होता है। ये चीज तो अपने पहले ऑलरेडी भी लिख चुके हैं। इन ग्रासहोपर ए पेयर ऑफ टिम्पेनम, अब याद रखना ये वर्ड, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। टिम्पेनम, टिम्पेनम क्या होता है? एन ऑडिटरी ऑर्गन। ऑडिटरी ऑर्गन मतलब, ऑडिटरी ऑर्गन मतलब आवाज करने वाला ऑर्गन होता है, साउंड करता है। कुछ इंसेक्ट साउंड करते हैं ना, है ना, वो साउंड होता है, वो पर्टिकुलर पार्ट से निकलती है उनकी। तो ये टिम्पेनम क्या है? ऑडिटरी ऑर्गन, यानी साउंड करने वाला ऑर्गन होता है। इज फाउंड वन ऑन आइदर साइड ऑफ द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, यानी ये क्या करता है? एक प्रकार से एब्डोमिन के फर्स्ट सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? ग्रासहोपर के अंदर। याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। एब्डोमिन के फर्स्ट सेगमेंट के अंदर, कि टिम्पेनम कहां होता है? एब्डोमिन के फर्स्ट सेगमेंट में। किसके अंदर? ग्रासहोपर के अंदर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें, इन आंट्स, बीज और वास्प, यानी जो किस में आते हैं? हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं। द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट इज फ्यूज्ड विद मेटाथोरेक्स एंड इज कॉल्ड प्रोपोडियम। ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया एग्जाम के अंदर। क्या पूछा? प्रोपोडियम। प्रोपोडियम किसके अंदर होता है? हाइमेनोप्टेरा के अंदर। होता क्या है कि क्या हो रहा है? फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट फ्यूज्ड विद द मेटाथोरेक्स। मेटाथोरेक्स मतलब थोरेक्स का लास्ट सेगमेंट, उसके साथ में फर्स्ट सेगमेंट फ्यूज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोपोडियम। सेकंड सेगमेंट होता है वो नेरो हो जाता है, उसको बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं इसको? पेटियोल। जैसे स्ट्रक्चर देखे कैसी होगी, आपने देखा होगा वास्प को, देखा होगा अपने जो ततैया होता है उसको देखा होगा, टांटिया को देखा है, हाँ कैसा होता है? इस प्रकार से होगा। ये स्ट्रक्चर होती है, फिर यहां से क्या हो जाता है? ये नेरो हो जाता है, पतला हो जाता है, फिर यहां से पीछे वापिस क्या हो जाता है? वापिस इसके यहां से नेरो हुआ, और उसके बाद में इस प्रकार की स्ट्रक्चर ये बनाता है। ठीक है, और यहाँ इसके अंदर क्या होते हैं? विंग्स अटैच होते हैं, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो एब्डोमेन का फर्स्ट सेगमेंट है ये क्या है? थोरेक्स का प्रोथोरेक्स। ये क्या है? मीजोथोरेक्स। ये क्या है? मेटाथोरेक्स। मेटाथोरेक्स के साथ में ही क्या हो गया? मेटाथोरेक्स के साथ में ही एब्डोमेन का फर्स्ट सेगमेंट फ्यूज हो गया। अब सेकंड सेगमेंट बचा। अब यहां से क्या है? ये तो फर्स्ट सेगमेंट एब्डोमेन का, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10। ठीक है, अब क्या हुआ? फर्स्ट सेगमेंट तो कहां फ्यूज हो गया? प्रोथोरेक्स के साथ में ही हो गया। ये तो कहां हो गया? इसके साथ में ही हो गया। ये जो अपने मेटाथोरेक्स है, मेटाथोरेक्स और प्रोथोरेक्स दोनों क्या हो गए? आपस में फ्यूज हो गए। और सेकंड सेगमेंट था वो क्या हो गया? नेरो हो गया, पतला हो गया। तो इसको क्या बोल दिया? प्रोपोडियम। क्या बोल दिया? प्रोपोडियम, सॉरी पेटियोल। पेटियोल तो बोलेंगे अपने जो नेरो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोपोडियम। इसको तो क्या बोला? फर्स्ट स्ट्रक्चर थी, इसको तो बोला प्रोपोडियम। कहां गया? हाँ, इसको तो बोला प्रोपोडियम और इसको बोला पेटियोल। इसको क्या बोला? पेटियोल। तो जो नेरो स्ट्रक्चर होती है, जो सेकंड सेगमेंट होता है उसको तो पेटियोल बोला, और फर्स्ट सेगमेंट जो थोरेक्स के लास्ट वाला सेगमेंट, थोरेक्स का भी लास्ट कौन सा? मेटाथोरेक्स। मेटाथोरेक्स के साथ में एब्डोमेन का फर्स्ट सेगमेंट फ्यूज हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रोपोडियम, और जो सेकंड सेगमेंट पतला रह जाता है उसको बोलते हैं पेटियोल। ठीक है, तो ये आपको पेटियोल और प्रोपोडियम किसकी स्ट्रक्चर होती है? हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है। इसकी स्ट्रक्चर अगर अपने डायग्राम में देखें अपने को किस प्रकार से दिखाई दे सकती है, तो डायग्राम में आ गया, देखिए इसके अंदर देखोगे आप तो इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा? इसके अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहां से देखो तो इसके अंदर क्या है? ये जो अपने स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये वाला पार्ट क्या है? कहां गया? ये वाला यहां से लेके ये थोरेक्स वाला पार्ट है, ये पूरा थोरेक्स वाला पार्ट है। लेकिन इसी के साथ में आप यहां पे देख रहे हैं ये क्या है? इसी के साथ में यहां पे आपको एक और स्ट्रक्चर दिख रही है, एब्डोमेन का भाग है। किसका भाग है? एब्डोमेन का भाग है। एब्डोमेन का फर्स्ट सेगमेंट है ये। ठीक है, ये तो थोरेक्स का सेगमेंट हो गए, और ये क्या हो गया? एब्डोमेन का फर्स्ट सेगमेंट। यानी यहां से ही क्या हो रहा है? बीच में से अपने जुड़ रहे हैं। कौन? थोरेक्स और एब्डोमेन। ठीक है, तो एब्डोमेन का फर्स्ट सेगमेंट कहां के जुड़ गया? थोरेक्स के साथ में जुड़ गया। इसको क्या बोला? प्रोपोडियम। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्रोपोडियम बोलते हैं, प्रोपोडियम।
और प्रोपोडियम किसका पार्ट होता है? हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं, उनके अंदर थोरेक्स और एब्डोमेन जहां से जुड़ता है उसको प्रोपोडियम बोलते हैं, या थोरेक्स का फर्स्ट सेगमेंट, ये थोरेक्स का थर्ड सेगमेंट और एब्डोमेन का फर्स्ट सेगमेंट जुड़ जाते हैं उसको बोलते हैं प्रोपोडियम। इसके बाद में देखो, इसके बाद में ये सेकंड सेगमेंट है ना, जो सेकंड सेगमेंट है वो आपको सेकंड सेगमेंट की अगर बात करें तो वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पर। यहां से ये क्या हो रहा है, ये यहां से ये एक पतली नेरो हो जाता है, यहां से क्या हो गया, ये इसकी बॉडी पतली होगी, नेरो हो गई, बस इतनी है। यहाँ पे ये गैप है बीच में खाली, ये खाली गैप है, क्योंकि यहां से क्या हो गया, सेकंड सेगमेंट क्या हो गया, सेकंड सेगमेंट नेरो हो जाता है, पतला हो जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पेटियोल। तो प्रोपोडियम, पेटियोल। और इसके बाद का जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको गेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गेस्टर, यानी बचे हुए एब्डोमेन के पार्ट को क्या बोल देते हैं, गेस्टर बोल देते हैं। तो ये तीन स्ट्रक्चर होती है किसके अंदर, हाइमेनोप्टेरा जो ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर में वास्प आते हैं, अपने अभी बात की थी, वास्प होते हैं वो किसमें आते हैं, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट के अंदर आते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता रखनी है। हो गया। हाँ, तो इसके बाद में अगर अपने नेक्स्ट देखें तो यहां पर आपको याद रखना, पेटियोल और प्रोपोडियम दोनों अपने किसके पार्ट है, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं, उनके एब्डोमेन के ही पार्ट होते हैं। उसके बाद में आता है ओबेसिटी ऑफ एब्डोमेन ऑफ क्वीन टर्माइट इज नोन एज फिजियोगेस्ट्री। अब फिजियोगेस्ट्री किससे रिलेटेड आपसे पूछ ले तो ये क्वीन टर्माइट से रिलेटेड है। अपने बात करते हैं जब टर्माइट पढ़ते हैं उस टाइम कि टर्माइट की कॉलोनी के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, पॉली मतलब एक से ज्यादा, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी एक ही सेम स्पीशीज के जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर भी स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होती है। वर्कर्स अलग टाइप के होंगे, सोल्जर्स अलग टाइप के होंगे, किंग अलग टाइप का होगा, क्वीन अलग टाइप की होगी, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो आपसे पूछ ले कि पॉलीमॉर्फिज्म कहां प्रेजेंट होता है, टर्माइट या आइसोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं उनमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। उसी के अंदर जब अपने क्वीन पढ़ते हैं तो क्वीन को अपने पढ़ते हैं कि क्वीन होती है वो सबसे ज्यादा या बड़े साइज की होती है। कॉलोनी के अंदर सबसे ज्यादा बड़े साइज की जो इंसेक्ट होता है वो कौन होती है, क्वीन होती है। क्वीन सबसे बड़े साइज की क्यों होती है कि क्वीन को एग लेइंग मशीन बोलते हैं। एग लेइंग करेगी तो वो क्या होगा, उसकी ओवेरी के अंदर अपने थाउजेंड्स के नंबर में एग्स भरे होंगे, है ना, थाउजेंड्स के नंबर में एग्स भरे होंगे। इसके कारण क्या होता है, ओवेरी फूल के क्या हो जाती है, बड़ी साइज की हो जाती है। ओवेरी बड़ी होगी तो सिंपल सी बात है एब्डोमेन भी फूल के क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। इसीलिए जो टर्माइट का जनरल जो अपने क्वीन टर्माइट होती है उसका जो साइज होता है वो 6 to 7 सेंटीमीटर तक बड़ा हो सकता है, लगभग इतनी बड़ी टर्माइट होती है जो क्वीन होती है वो, है ना। तो 6 to 7 सेंटीमीटर तक लेंथ की टर्माइट होती है। तो उसका जो एब्डोमेन फूल के बड़ा हुआ, उसी उसकी फुलावट या उसका जो मोटापा है उसको क्या बोलते हैं, फिजियोगेस्ट्री, या उस फूले हुए एब्डोमेन की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फिजियोगेस्ट्री बोलते हैं। वो क्यों फूल रही है, वो ओवेरी में भरे हुए एग्स के कारण फूल रही है, ठीक है। तो फिजियोगेस्ट्री किससे रिलेटेड है, टर्माइट से। टर्माइट के भी कौन से मेंबर से, क्वीन टर्माइट से रिलेटेड है। तो ये एब्डोमेन का पार्ट है, इसलिए अपने को यहाँ याद रखना है कि टर्माइट के फूले हुए एब्डोमेन को फिजियोगेस्ट्री कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है एब्डोमेन के बारे में जो आपको याद रखने, इनको वन बाय वन नोट कर लो। और इसमें अपने ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वाला आपको नोट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अपने इसको पढ़ चुके हैं, पहले लिख चुके हैं इसको, मतलब बार बार एक ही चीज लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है ना, तो इसको छोड़ देना, ये वाला पॉइंट कहाँ गया, ये वाला पॉइंट, इसको छोड़ देना, अपने ऑलरेडी लिख चुके हैं इसको, बार बार सेम चीज लिखने का मतलब नहीं, बाकी नोट कर लो। अब यहाँ पे भी ये ट्रगा और स्ट्रना लिखा हुआ ना, ट्रगा तो क्या है, मल्टी, अपने मल्टी नंबर्स में होगा तो ट्रगा बोलेंगे, अगर सिंगुलर होगा तो फिर ट्रगम बोल देंगे, वो स्ट्रनम वाली बात है उसमें सेम। स्क्लेराइड अभी तो बताया था मोहित मीना, क्या हो गया, कितनी बार बता दिया, स्क्लेराइड तो बहुत बार बता दिया। स्क्लेराइड क्या होता है, रेस्पिरेटरी पोर होते हैं, 8 पेयर्स में होते हैं। रेस्पिरेटरी पोर मतलब श्वसन छिद्र होते हैं, है ना, जहां से ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करती है और CO2 बाहर आती है।
ये 8 जोड़ी तो कहाँ होते हैं, 8 जोड़ी तो होते हैं उदर में यानी एब्डोमेन में, और 2 जोड़ी होते हैं वक्ष में यानी थोरेक्स में, टोटल 10 जोड़ी होते हैं। बाकी आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें और पढ़ लेंगे। इसको लिख लेना टिम्पेनम को ना, साउंड डिटेक्टिंग ऑर्गन है। साधारण भाषा में बात करें तो सुनने वाला। जैसे जॉन्स्टन ऑर्गन है वो तो कहाँ है, एंटीना के अंदर है, लेकिन ग्रासहोपर में क्या होता है, टिम्पेनम होता है जॉन्स्टन ऑर्गन की तरह। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या काम करता है, साउंड होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उसको एक प्रकार से डिटेक्ट करने का काम करता है, उसको पहचानने का काम करता है ना। टिम्पेनम ऑडिटरी ऑर्गन, यानी ऑडियो मतलब आवाज, साउंड है ना, तो ऑडिटरी बोला इसको, ऑडियो या साउंड को डिटेक्ट करने वाला होता है। तो ये आपसे पूछ ले ग्रासहोपर में कहाँ होता है, तो ये अपने फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पे होता है।
इंग्लिश में कोई वर्ड या सेंटेंस नहीं समझ में आया तो पूछ लेना भैया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एंटोमोलॉजी याद तो हो जाती है लेकिन उनको बाद में एग्जाम में समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्या पता उनको आंसर आता हो लेकिन यही नहीं पता कि पूछ क्या रहा है तो आंसर क्या दें। इसलिए थोड़ा इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करना जरूरी है अगर आपको प्री पीजी का पेपर पास करना है तो। और कर लिया क्या? गेस्टर बोलते हैं, गेस्टर। पेटियोल के बाद के वाले भाग जो बचा हुआ पार्ट है एब्डोमेन का उसको गेस्टर बोलते हैं। चलो अब बात करते हैं अपने एब्डोमेन के अपेंडेजेस के बारे में कि एब्डोमेन के अंदर अपेंडेजेस का मतलब कि एब्डोमेन के साथ में कौन कौन से ऑर्गन अटैच होते हैं। सब इंसेक्ट्स में सभी ऑर्गन हो ये जरूरी नहीं है, कुछ इंसेक्ट्स में उनके हैबिटेट या उनकी नेचर के अकॉर्डिंग ऑर्गन्स अटैच होते हैं। जैसे इसमें एब्डोमेन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन अटैच होते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला अगर देखें एब्डोमिनल अपेंडेजेस इन विंगलेस इंसेक्ट, यानी ऐसे इंसेक्ट जिनके अंदर विंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उनके अंदर एब्डोमेन में कौन कौन से पार्ट अटैच होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अभी किसकी बात करें? अपने सिर्फ विंगलेस इंसेक्ट की बात कर रहे हैं। विंगलेस इंसेक्ट में जैसे आता है सिल्वरफिश। सिल्वरफिश के अंदर एब्डोमेन में एक स्ट्रक्चर होती है, कौन सी? स्टाइली। आपसे पूछ ले स्टाइली कौन सी इंसेक्ट में होती है? सिल्वरफिश के अंदर। कहाँ होती है? एब्डोमेन के अंदर। ये होता क्या है? रिड्यूस्ड एब्डोमिनल लेग हेल्प इन लोकोमोशन, यानी एक प्रकार से सिल्वर फिश होती है उसके एब्डोमेन के अंदर रिड्यूस लेग्स होती है। जैसे अपने कैटरपिलर में लेग्स पड़ी थी, एब्डोमेन पे लेग्स थी जो प्रो लेग्स, इसी टाइप की लेग्स किस में प्रेजेंट होती है? रिड्यूस, यानी बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी लेग्स होती है, दिखाई भी नहीं देती, इतनी ज्यादा छोटी होती है। और उसी को क्या बोलते हैं? स्टाइली बोलते हैं। और किसके अंदर होती है? सिल्वर फिश के अंदर। और सिल्वर फिश का ऑर्डर थाइसिन्यूरा। कौन सा ऑर्डर होता है? थाइसिन्यूरा। उसके बाद में दूसरा आता है कोलोफोर या जिसको रेटिनिकुलम बोलते हैं, फर्कुला बोलते हैं। ये क्या है? 3 ऑर्गन होते हैं। कितने ऑर्गन है ये? 3। कौन से? कोलोफोर फर्स्ट सेगमेंट पे, रेटिनिकुलम थर्ड सेगमेंट पे, फर्कुला फोर्थ सेगमेंट पे होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है? ये अपने स्प्रिंग टेल के अंदर होता है। नाम क्या है? स्प्रिंग टेल। स्प्रिंग टेल किस में आते हैं? कोलेम्बोला में आते हैं ना, कोलेम्बोला में आते हैं स्प्रिंग टेल। नाम ही स्प्रिंग टेल है, मतलब ये क्या करते हैं? जंप करते हैं। क्या करते हैं? जंप करते हैं। तो जंप करने के लिए स्प्रिंग टेल, टेल वाले रीजन मतलब एब्डोमेन के नीचे क्या होगी? कोई स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो फ्रंकुला होती है। ये फ्रंकुला फिट कहाँ रहती है? रेटिनिकुलम में कोलोफोर के अंदर फिट रहती है। फ्रंकुला यानी एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। जब भी इसको अपने कहीं इसे इंसेक्ट देखे होंगे आपने, उसको ऊपर से प्रेस करते हो जंप करता है वापस, है ना। ऊपर से दबाया जाता है उसको वापस जंप करता है वो, है ना। वो स्प्रिंग टेल, यानी ये क्या करते हैं? जंप करते हैं। जंप करने के लिए जो ऑर्गन होता है उसी को क्या बोलते हैं? अपने फ्रकुला बोलते हैं। और फ्रकुला जहां फिट होता है रेटिनिकुलम और ये अपने कोलोफोर। तो ये किसके पार्ट है? ये अपने कोलेम्बोला इंसेक्ट के जो स्प्रिंग टेल, ये कोलेम्बोला ऑर्डर के जो स्प्रिंग टेल इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर ये स्प्रिंग यानी जंप करने के लिए उनके अंदर जो प्रेजेंट ऑर्गन होते हैं उसी को बोलते हैं। ये कहाँ अटैच होते हैं? एब्डोमेन के अंदर अटैच होते हैं। तो ये तो हो गई किनकी बात? विंगलेस इंसेक्ट की। अब अगर बात करें एब्डोमिनल अपेंडेजेस इन इमेच्योर इंसेक्ट। इमेच्योर इंसेक्ट यानी जो नीम्फ या एडल्ट होते हैं या जो नेड्स होते हैं, नीम्फ होते हैं या लार्वा होते हैं या नेड्स होते हैं। नीम्फ और नेड्स तो किसमें होंगे? जिसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। लार्वा किसमें होंगे? जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। दोनों ही कैसी है? इमेच्योर स्टेज है। तो इमेच्योर स्टेज के अंदर कौन कौन से ऑर्गन अपने एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं? उसमें से सबसे पहला आता है ट्रेकियल गिल्स। ट्रेकियल गिल्स किसमें होंगे भैया? किसमें होंगे भाई? वही इसी में होंगे जिसकी इमेच्योर स्टेज कहाँ रहती हो? पानी में रहती हो। और पानी में रहने वाली इमेच्योर स्टेज को क्या बोलते हैं? नेड्स बोलते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार के ऑर्गन्स किस किस में, यानी ट्रेकियल गिल्स। गिल्स तो पानी में रहने वाले जीव में रेस्पिरेशन करने काम आएगा। तो ये क्या है? गिल्स आर लेटरल आउटग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल, यानी गिल्स क्या होते हैं? वास्तव में बॉडी वॉल होती है ना, वो इस साइड की तरफ क्या हो जाती है? थोड़ी थोड़ी फैल जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। और वो क्या होता है? लेटरल गिल्स बन जाते हैं। और वही से इंसेक्ट क्या करता है? रेस्पिरेशन। अपने बात की थी क्या? आपने ये कहा था कि क्यूटिकल भी रेस्पिरेशन में हेल्प करती है।
लिखा था ना, जब क्यूटिकल के काम लिख रहे थे, रोल लिख रहे थे, उस टाइम आपने ये पढ़ा था कि क्यूटिकल भी रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, लेकिन किसमें एक्वेटिक इंसेक्ट्स के अंदर। वो कैसे करती है? वो ऐसे ही करती है, वो कि लेटरल साइड में फैल जाती है और क्या बनाती है? लेटरल गिल्स बनाती है। तो लेटरल गिल्स क्या करते हैं? ये एक प्रकार से अपने मे फ्लाई के अंदर लेटरल गिल्स होते हैं, नेट्स ऑफ डेमसेल फ्लाई के अंदर कोडल गिल्स होते हैं, और ड्रैगन फ्लाई के अंदर रेक्टल गिल्स होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है। गिल्स के लेटरल गिल्स किसमें? मे फ्लाई में। कोडल गिल्स किसमें? नेट्स ये डेमसेल फ्लाई में। और रेक्टल गिल्स किसमें? ड्रैगन फ्लाई में। भाई नेट्स तो किसको बोल रहे हैं? नेट्स तो पानी में रहने वाले इनकी इमेच्योर स्टेज को बोल रहे हैं। नेट्स मे फ्लाई के अंदर भी होते हैं, नेट्स डेमसेल फ्लाई में भी होते हैं, नेट्स ड्रैगन फ्लाई में भी होते हैं। लेकिन इनके गिल्स याद रखने आपको, मे फ्लाई के अंदर लेटरल गिल्स होते हैं, नेट्स के अपने डेमसेल फ्लाई के अंदर कोडल गिल्स होते हैं, और ड्रैगन फ्लाई के अंदर रेक्टल गिल्स होते हैं। नाम याद रखना आपको इसका, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा आता है एनाल पेपिली आता है। एनाल पेपिली की अगर बात करें, ये एक प्रकार से सराउंडिंग द एनस इन मॉस्किटो लार्वी। मॉस्किटो की लार्वी कहां रहती है? पानी में रहती है। मॉस्किटो की लार्वी भी कहां होती है? मच्छर होते हैं, अंडे कहां देते हैं? पानी में। तो वहीं से लार्वी कहां होगी? पानी में रहेगी। मॉस्किटो के लार्वा क्या बोलते हैं? रिंगलर बोलते हैं। और प्यूपा को ट्यूबलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबलर बोलते हैं, ठीक है। तो जो रिंगलर होता है, रिंगलर के अंदर एनाल अपने पेपिली होता है। एनाल पेपिली कहां प्रेजेंट होता है? तो ये मॉस्किटो के एनस वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये क्या काम करते हैं? ये साल्ट रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। पानी में रहते हैं ना, तो वहां पर साल्ट रेगुलेशन, बॉडी का साल्ट रेगुलेशन बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जो एक्सक्रीट जो अपने वेस्ट साल्ट होता है उसको एक प्रकार से एक्सक्रीट करने का काम करते हैं बॉडी से, तो साल्ट रेगुलेशन का काम करते हैं। उसके बाद में आता है प्रोलेग्स। प्रोलेग ये एब्डोमिनल पार्ट ये अपने पढ़ा था, और प्रोलेग तो अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लार्वा के अंदर होती है। किसके लार्वा के अंदर? लेपिडोप्टेरा के लार्वा के अंदर। वो सीमित होता है कैटरपिलर, सेमीलूपर, लूपर, लेपिडोप्टेरा के लार्वा के अंदर ही होते हैं, क्योंकि पॉलीपोड लार्वा ओनली लेपिडोप्टेरा के होते हैं। ये एक एक्सेप्शन है, वो है मस्टर्ड साफ्लाई, जिसके लार्वा के अंदर भी प्रोलेग्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी लेपिडोप्टेरा के लार्वा होते हैं, उन्हीं को अपने कैटरपिलर, लूपर, सेमीलूपर बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोलेग्स होती है। तो ये जितने भी ऑर्गन अभी अपने पढ़े, ये सब कहाँ अटैच है? ये सब के सब एक प्रकार से एब्डोमेन में अटैच है, इसके इंसेक्ट्स के। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये नोट कर लेना और इसको जाके रिवीजन करना। ये एब्डोमेन के बारे में अपने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़िए। आगे अपने और इंसेक्ट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन से सिस्टम होते हैं, यानी इंसेक्ट फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे अपने, है ना। मोर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी, किस प्रकार से डाइजेशन होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, उन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में।